हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की, और उन राजवंशों में हमने एक राजवंश कंप्लीट कर लिया है, अपना चौहान राजवंश। आज हम एक अलग राजवंश, एक नए राजवंश की ओर बढ़ते हैं, और वो राजवंश है मेवाड़ राजवंश। कौन सा राजवंश? मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ में किस वंश ने शासन किया था? तो गुहिल वंश ने शासन किया था। इन चीजों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो मेवाड़ है, इसका प्राचीन नाम आपके दिमाग में भी ऐसा आ रहा होगा कि इसका नाम मेवाड़ क्यों पड़ा। देखो, किसी भी चीज को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी वंश को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कौन सा वंश था? गुहिल वंश था। कौन सा वंश? गुहिल वंश ने शासन किया था, गुहिल डायनेस्टी। तो इस गुहिल वंश ने शासन किया था, तो हमारे मन में विचार आता है कि सबसे पहले गुहिल कहाँ से आए थे? गुहिल कहाँ से आए थे? सबसे पहले मेवाड़ में। तो ये चीजें आपके आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके दिमाग में ऐसी बातें नहीं आ रही है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। इस पे आपको सोचना चाहिए और आपके दिमाग के अंदर ऐसी बातें आपको लानी चाहिए ना। अगर बात करें कि मेवाड़ नाम क्यों पड़ा था, इसको मेवाड़ क्यों कहा जाता था, तो देखो यहां पर एक जाति रहती थी, मेव जाति। कौन सी जाति? कहा ऐसा जाता है कि यहां पर एक जाति थी, वो जाति थी मेव, या यहां पर एक जाति दूसरी मेर, ये जाति रहती थी। और इस जाति के कारण बाद में अपभ्रंश होता होता इसके नाम पर क्या पड़ा? मेवाड़ पड़ गया। क्या नाम पड़ा? मेवाड़ नाम पड़ा। तो मेव जाति थी, तो मेव जाति के लोगों को यहां पर क्या बोला गया था? मेदपाट। यानी इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? प्राचीन नामों की बात करें तो मेव जाति के कारण यहां पर नाम पड़ा मेदपाट। क्या नाम पड़ा? मेदपाट। यानी इस मेव का अपभ्रंश होते होते क्या नाम रह गया? मेदपाट रह गया। फिर एक नाम अपने को और मिलता है, प्रागवाट। कौन सा नाम मिलता है? प्रागवाट। अब साहब प्रागवाट नाम क्यों पड़ा? तो मेवाड़ का ही प्राचीन नाम है। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? क्या नाम था मेवाड़ का प्राचीन नाम? तो हमें को तीन नाम देखने को मिलते हैं। एक है मेदपाट, एक है प्रागवाट, और एक है सीवी जनपद। मेदपाट की हमने बात कर ली कि यहां पर शायद मेव जाति रहती थी, इस कारण से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? मेदपाट पड़ा। और मेवाड़ यानी मेव जाति की अधिकता के कारण यहां पर इस क्षेत्र का पूरे का नाम क्या पड़ गया था? मेवाड़ नाम पड़ा था। प्रागवाट की बात करूं तो यहां पर जो इलाका है, मेवाड़ी इलाका, ये पहाड़ी इलाका है, यहां पर पहाड़ियां हैं बहुत सारे, तो इस कारण से इसको क्या बोल दिया? प्रागवाट। एक तीसरा नाम अपने को मिलता है सीवी जनपद। कौन सा नाम? सीवी जनपद। एक तीसरा नाम मिलता है अपने को, सीवी जनपद। कौन सा नाम मिलता है? सीवी जनपद। सीवी जनपद। अब देखो सीवी जनपद नाम क्यों मिलता है? क्योंकि मेवाड़ जो था, देखो पहले के टाइम की हम थोड़ी सी बात कर लें तो ये जो क्षेत्र था ये जनपदों में विभाजित था, और जनपदों में विभाजित था तो एक पंजाब जो जगह पड़ती है, भारत की बात करें तो भारत में एक जगह पड़ती है पंजाब। पंजाब पर वहां पर मुस्लिमों का, मुस्लिम जो तुर्क लोग थे, अफगान जो लोग थे, इनका आक्रमण होता है, विदेशी आक्रमण। तो वहां पर कुछ जातियां रहती थी, जैसे एक जाति रहती थी मालव, एक जाति रहती थी सीवी, एक जाति रहती थी योद्धेय। और जैसे ही बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ तो इन जातियों ने अपने आप को बचाने के लिए पंजाब से थोड़े से नीचे आए, और थोड़े से नीचे आते ही वहां पर क्या है? राजस्थान है। तो इस राजस्थान के अंदर आ गए कौन सी जातियां? मालव, सीवी और योद्धे। तो इस कारण से ये इन जहां पर ये जातियां बसी वहां पर इन क्षेत्रों का नाम ही क्या पड़ गया कि मालव जनपद, सीवी जनपद और योद्धे जनपद। योद्धे क्षेत्र किसका है? जो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला जो क्षेत्र है, जो इलाका है, उसको बोलते हैं योद्धेय नगर। सीवी जनपद जो मेवाड़ जो था, ये मेवाड़ प्राचीन समय में किसके अंतर्गत आता था? सीवी जनपद के अंतर्गत आता था। क्यों? क्योंकि देखो इस जो ये सीवी जनपद है, इस सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। कौन सी राजधानी हुआ करती थी? मध्यमिका हुआ करती थी। और इस मध्यमिका को वर्तमान में आप क्या बोलते हो? नगरी बोलते हो। और ये नगरी जो है वो वर्तमान में कहां पर है? चित्तौड़ में है। मध्यमिका की जो सीवी जनपद है, इस सीवी जनपद की एक राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। और ये मध्यमिका जो वर्तमान में है आपकी, ये कहां पर है? तो ये चित्तौड़ में है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये नगरी जो है वो चित्तौड़ में। थोड़ी सी चीज आपको और ध्यान रखना कि नगरी तो आपकी चित्तौड़ में है, दो चीज और आती है। एक आता है नगर, नगर कहां पर है? टोंक में। और एक है रेड टोंक।
देखो रेडटोंग, इस रेडटोंग को भारत का यानी प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है, तो रेडटोंग को कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि नगरी कहां पर है, तो भाई साहब नगरी चित्तौड़ में है। कहां पर है नगरी? चित्तौड़ में। और नगर कहां है, तो नगर टोंक में है। ये थोड़ी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। तो अभी तक हमने क्या बात की कि मेवाड़ नाम जो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर मेव जाति की अधिकता के कारण नाम क्या पड़ गया था, मेवाड़ पड़ा है ना। और मेवाड़ के प्राचीन नामों की बात करें तो यहाँ पर मेदपाट है, यहाँ पर प्रागवाट है और सिवी जनपद। ये तीन नाम अपने को देखने को मिलते हैं। किसके प्राचीन नाम? मेवाड़ के प्राचीन नाम। तो ये इतनी सी बात हमने कर ली। फिर हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो हम ये जानते हैं, हम ये बात करेंगे कि मेवाड़ में शासन किसने किया था। तो मेवाड़ में कौन सी डायनेस्टी थी, तो मेवाड़ में गुहिल वंश था। कौन सा वंश है सर? मेवाड़ में गुहिल वंश है। अब हम बात करें मेवाड़ में गुहिल वंश आया कहां से था, तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिया। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने, देखो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मत दिया। किसी ने कहा ये गुजरात के वल्लभी नगर से आए, किसी ने कहा कि गुजरात में एक जगह पड़ती है आनंदपुर, वहां से आए, किसी ने कहा कि ईरान के नौशेर व आदिल की संतान है, किसी ने कहा कि नहीं ये तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। तो हमें इन सब चीजों से बचते हुए, जब आप और मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए हमें जो सबसे अच्छा जो मत होता है, सबसे अच्छा मत वो होता है जो एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल होता है, उन्हीं को पढ़ना चाहिए। क्योंकि इन किंवदंतियों से हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम में आती है। फिर भी हम कुछ अन्य चीजें जो भी इनके बारे में बताए हैं उनकी बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं करेंगे। देखो सबसे अच्छा मत यह है कि इस गुजरात में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है कौन सा? वल्लभी। और इस वल्लभी का एक राजा है, उस राजा का क्या नाम है? उस राजा का नाम है शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य। और इस शिलादित्य की एक पत्नी है, एक सेकेंड, नाम क्या है? शिलादित्य। और इस शिलादित्य की एक पत्नी है, और इस पत्नी का नाम है पुष्पावती। कौन सा नाम है? पुष्पावती। अब होता यह है कि ये पुष्पावती जो है वो एक दिन क्या होती है, इधर अपने एक क्षेत्र पड़ता है आबू, और ये आबू के जो परमार थे, इन परमारों की ये क्या है? राजकुमारी है। कौन? आबू में कौन थे? परमार थे, और परमारों की राजकुमारी कौन है? पुष्पावती है। तो ये पुष्पावती इधर आती है आबू साइड की ओर। तो ये जब आबू साइड की ओर जाती है, तो जब ये तो इधर आ जाती है, और पीछे से होता यह है कि बाहरी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने इस शिलादित्य पर अटैक कर दिया, और जिस अटैक के कारण ये उनसे युद्ध करता हुआ क्या करता है? मारा जाता है। और बाकी जो इसकी स्त्रियां थी, बाकी जो इसकी रानियां थी, बाकी जो पत्नियां थी, बाकी जो वहां की महिलाएं थी, उनके द्वारा वहां पर क्या कर लिया जाता है? जोहर कर लिया जाता है। जैसे ही जोहर कर लिया जाता है और ये वहां पर खत्म हो जाता है उनसे लड़ता हुआ, तो जिस बाद में ये क्या करती है? पुष्पावती इधर से वापस जाती है अपने ससुराल की ओर, अपने पति के पास में, शिलादित्य के पास में। तो इसे एक ब्राह्मण मिलता है, और वो ब्राह्मण कहता है कि वहां पर तो क्या हुआ, ऐसी बात हुई, ऐसी ऐसी घटना हुई। तो इसने कहा क्या बात हुई? तो उस ब्राह्मण ने बताया कि वहां पर आपके पति पर किसी ने अटैक किया, और उस अटैक के कारण वो तो क्या हुए, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, और वहां पर जो अन्य रानियां थी उनके द्वारा क्या कर लिया गया है? जोहर कर लिया गया है। तो इस स्त्री ने कहा, पुष्पावती ने कहा कि जब मेरे पति ही नहीं रहे, मेरा परिवार ही खत्म हो गया, तो मुझे भी क्या होना है? सती होना है, मुझे भी जोहर करना है। तो उस ब्राह्मण ने इसे मना किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो पुष्पावती ने कहा क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आप गर्भवती हैं। ये उस टाइम पर गर्भवती थी, इसके पेट में, इसके गर्भ में एक संतान पल रही थी, जो किसकी थी? शिलादित्य की थी। तो इस ब्राह्मण ने कहा कि आप प्रेग्नेंट है, आप गर्भावस्था में हैं, और इस हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कोई भी गर्भवती महिला सती नहीं हो सकती, जोहर में भाग नहीं ले सकती। तो उसमें इस पुष्पावती ने उस ब्राह्मण से कहा कि अब क्या किया जाना चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा कि आपको पहले ये जो संतान है, जो ये आपका बच्चा है, इसको आपको जन्म देना है, और जन्म देने के बाद में आप क्या हो सकती हैं? सती हो सकती हैं। तो इस पुष्पावती ने ऐसा ही किया, इसने एक संतान को जन्म दिया, और इसकी संतान जो थी उसको पुत्र प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और उस पुत्र को ये यहाँ पर जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को सौंप देती है। कहां पर? यहाँ पर जो ब्राह्मण था ना, उस ब्राह्मण को सौंप देती है,
और इस ब्राह्मण ने उसका जो पालन पोषण किया था वो कहां पर किया था? गुफा में किया था। कहां पर किया था? तो ये ब्राह्मण जो है इसको पालता है कहां पर? गुफा में। और गुफा में पालने के कारण इस बालक का जो नाम था वो नाम क्या पड़ा? तो ये नाम पड़ा गुहादित्य। क्या नाम पड़ा? गुहादित्य। आपको ध्यान में इतना ही रखना है, इसको गुहिल भी बोलते हैं, इसको गुहा भी बोलते हैं ना, इसे गुहा भी बोलते हैं। और यही गुहा आगे चलकर क्या करता है? इस मेवाड़ में गुहिल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। क्या करता है? स्थापना करता है। तो अभी तक हमने क्या बात की? अभी तक हमने ये बात की कि एक गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा? वल्लभी। वल्लभी का राजा हुआ करता था कौन? शिलादित्य। उस शिलादित्य की एक पत्नी हुआ करती थी पुष्पावती। वो पुष्पावती क्या होती है कि आबू के परमारों की राजकुमारी थी। तो ये इधर आई हुई थी और पीछे से घटना ये हो जाती है कि उसके पति पर जो शिलादित्य है उस पर किसी ने अटैक कर दिया। उस अटैक में शिलादित्य तो मारा जाता है और बाकी जो उसकी पत्नियां थी उन पत्नियों के द्वारा, उन रानियों के द्वारा, वहां की महिलाओं के द्वारा क्या कर लिया जाता है? जोहर कर लिया जाता है। जब ये पुष्पावती वापस जाती है वल्लभी नगर की ओर, वल्लभी की ओर, तो वहां पर इसके एक ब्राह्मण मिलता है और वो ब्राह्मण कहता है कि आपके साथ में, आपके पति के साथ में तो ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है और वो तो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। तब ये पुष्पावती उसे कहती है कि मुझे भी क्या होना है? सती होना है। और सती होना है क्योंकि मेरा पति ही नहीं रहा है। तो भाई ये भी सीधी सी बात है, सती होना है, मैं किसके पीछे वहां रहूंगी? तो इसने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये गर्भवती थी, ये प्रेग्नेंट थी, तो इसको पहले इस बच्चे को जन्म दिया, जन्म देने के बाद में सती हो गई, सती होने के बाद में इस जो ये बच्चा था, ये बच्चा, इस बच्चे का जो पालन पोषण किया था वो किसने किया था? ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। और ब्राह्मणों ने किस में, कहां पर रखा था? इसको गुफा में रखा था, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? गुहादित्य पड़ गया, या क्या पड़ गया? गुहिल पड़ गया। इस बालक का नाम क्या पड़ा? गुहादित्य या गुहिल पड़ा। और यही बालक आगे जाकर क्या करता है? गुहिल वंश की स्थापना कर देता है। कौन? गुहादित्य। ये सबसे अच्छा मत, सबसे सर्वमान्य मत है। अब देखो होता क्या है कि यहां पर इस बच्चे का पालन पोषण कौन करता है? तो इसका पालन पोषण कुछ ब्राह्मण करते हैं ना। इस ब्राह्मणों के द्वारा इसका क्या किया जाता है? पालन पोषण किया जाता है। तो इन एक व्यक्ति आए हैं आपके, गोपीनाथ शर्मा। कौन है? गोपीनाथ शर्मा। और इस गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा? तो इस गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि जो गुहिल है, ये गुहिल तो क्या है? वत्स गोत्र ब्राह्मणी है। कौन सा है? वत्स गोत्र, वत्स गोत्र ब्राह्मण। ब्राह्मणों की एक शाखा होती है, जिस प्रकार से क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा। किसने? गुहिलों को। किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने। क्यों कहा? क्योंकि इनका लालन पोषण, जो इनका जो पालन पोषण किया था, इनका पालन पोषण किसने किया था? ब्राह्मणों के द्वारा इसको पाला गया था, ब्राह्मणों के द्वारा इसे बड़ा किया गया था, जिस कारण से इसको ये कह दिया। अब देखो बात तो सही है कि ब्राह्मणों के द्वारा, तो इसने कह दिया कि गोपीनाथ शर्मा ने कहा क्या कि ये तो क्या है? ब्राह्मण, जो गुहिल वंश है वो तो क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ कि आप किसी को, या हम किसी, कोई भी मान ले व्यक्ति किसी का पालन पोषण करता है, किसी को पालता है, उसका रखवाला होता है, तो क्या वो उसका थोड़ी हो जाता है? क्या उसके वंश से वो रिलेटेड थोड़ी होता है? तो ये तो बात गलत है। तो ये तो सीधी सी बात है कि बात क्या है? गलत है। ये इसकी बातों का कोई समर्थन नहीं करते हैं गोपीनाथ शर्मा की बातों से। लेकिन इतना ध्यान रखना कि गोपीनाथ शर्मा ने कैसा बताया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। किनको? गुहिल वंश को। क्यों बताया है? क्योंकि इनका जो गुहादित्य है, इस गुहादित्य का लालन पालन कौन करता है, यानी इसका पालन पोषण कौन करता है? तो ये करते हैं ब्राह्मण। इसलिए आगे चलकर एक विद्वान और आते हैं, अबुल फजल। कौन आया? अबुल फजल। और ये अबुल फजल जो है, ये अबुल फजल एक नई बात कहता है। अबुल फजल का कहना है, अबुल फजल ये बात कहता है कि एक ईरान में एक जगह पड़ती है, ईरान, ईरान, और ईरान का एक शासक था, उस शासक का नाम है नौशेरवा आदिल। नौशेरवा। और नौशेरवा जो आदिल है, ये तो इस नौशेरवा आदिल की संतान है, इस आदिल के वंशज है। किसने कहा? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने यह कहा कि ईरान के राजा नौशेरवा आदिल की संतान या आदिल के वंशज कौन है? गुहिल वंश। क्यों? अब देखो इन्होंने ऐसा कहा कि यहां पर क्या हुआ था, ये नौशेरवा आदिल आया था
और उसके बाद में कुछ आक्रमण हुआ, इस कारण से इसने क्या किया था, उनको रोकने के कारण यहाँ पर उधर गया था ये। तो ये तो क्या होता है, मर जाता है, लेकिन इसके वंशज जो है इधर ही रह जाते हैं अपने राजस्थान साइड में, है ना, इस मेवाड़ क्षेत्र में, और फिर आगे चलकर वही क्या कर लेते हैं, यहाँ पर शासन करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब अभिलेखों अलग अलग चीजों की, इस नौशेरवा की बात करते हैं, तो हमें इतिहास ये जानकारी देता है। इतिहास हमें ये बात बताता है कि ये जो नौशेरवा आदिल जो है, ये जो नौशेरवा आदिल है, ये नौशेरवा आदिल तो आया कब था, खुद ही तो ये 100 साल बाद में, यानी देखो मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में होती है और ये आता है 666 ईस्वी के लगभग। तो मेरे को एक बात बताओ, मेवाड़ में स्थापना कब होती है, 666 ईस्वी के लगभग, क्योंकि एक अभिलेख मिला है अपने को, सामोली अभिलेख 646 ईस्वी का है, शिलादित्य का है, और जो गुहिल का 5वां वंश, आगे हम बात करेंगे उसकी, है ना। अभी सिर्फ आपको इतना सा जानना है कि मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कब होती है, 566 ईस्वी में होती है, और नौशेरवा आदिल भारत आता कब है, तो यह आता है 666 ईस्वी में। तो मेरे को एक बात बताओ, इससे 100 साल पहले मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना हो जाती है, तो इसके तो वंशज होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्या कभी इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक पिता से पहले उसका पुत्र आया है, बाप से पहले बेटा आता है क्या? ऐसी बातें तो नहीं है, तो इसका मत भी गलत है। तो सबसे अच्छा जो मत है वो कौन सा है? आपका यही मत है कि जो वल्लभी, गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभी, वल्लभी का शासक शिलादित्य, शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती, पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम क्या है, गुहादित्य, और गुहादित्य ने क्या की है, मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की है। अपने नाम पर ही इसकी स्थापना किस वंश की कर दी, गुहिल वंश नाम पड़ा। ठीक है, अब थोड़ी सी हम आगे और बात कर लेते हैं। अपने 2 विद्वान और आए, कितने विद्वान आए साहब, 2 विद्वान और आए, और उन विद्वानों का नाम है, एक का नाम है कर्नल टोड। क्या नाम है? तो एक अपने हैं कर्नल जेम्स टोड, कर्नल टोड, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, और एक व्यक्ति अपने और है, वो है मुहणोत नैणसी। वो कौन है? मुहणोत नैणसी। ये मुहणोत नैणसी और कर्नल टोड कहते हैं कि जो गुहिल थे, उन गुहिलों की टोटल कितनी शाखा थी, टोटल कितनी ब्रांचेस थी उनकी, तो ये कहते हैं कि उनकी टोटल कितनी शाखा थी, 24 शाखाएं थी। यानी जिस प्रकार से हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा था, चौहान राजवंश पढ़ा था, और चौहान राजवंश में हमने ये बात की थी कि जैसे हम बात करें जालोर की चौहान, एक बार थोड़ा सा समझने के लिए हम पीछे चल रहे हैं। जालोर के चौहानों की हमने बात की थी, तो हमने ये जाना था कि जालोर में वंश तो कौन सा था, जैसे मान लीजिए जालोर है, और जालोर में वंश तो कौन सा है, चौहान है। कौन सा है? चौहान है। लेकिन यहां पर जो चौहानों की शाखा है ये कौन सी है, तो ये सोनगरा शाखा है। कौन सी शाखा है? सोनगरा। बताओ हमने बात की या नहीं की? तो जिस प्रकार से चौहानों की अलग अलग ब्रांचेस थी, अलग अलग शाखाएं थी, उसी प्रकार से ये नैणसी और मुहणोत नैणसी और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि गुहिलों की भी कितनी शाखा थी, 24 शाखा थी। ये बात बताता कौन है? कर्नल जेम्स टोड और मुहणोत नैणसी। क्या कहते हैं कि जो गुहिल राजवंश था, इस गुहिल राजवंश की कितनी शाखा थी, तो 24 ब्रांचेस थी। अब देखो ये ब्रांचेज, आपको ये जालोर वाला ये समझ में आ गया ना। जैसे बूंदी की बात करूं तो बूंदी में कौन सी थी, हाड़ा शाखा थी। अगर जैसे बात करूं सिरोही में, तो सिरोही में चौहानों की कौन सी शाखा थी, देवड़ा शाखा थी, है ना, हमने बात की थी। कोटा बूंदी में चौहानों की हाड़ा शाखा थी, है ना। तो इस प्रकार से शाखाएं अलग हुआ करती थी, वंश अलग। आपसे कोई पूछ ले जालोर में कौन सा वंश था, तो आप ये थोड़ी बताओगे सोनगरा वंश था, आप कहोगे चौहान वंश था। आपसे पूछ लिया जाए कौन सी शाखा थी, तो आप कहोगे सर वहां पर चौहानों की सोनगरा शाखा थी। कहां पर? जालोर में। जैसे पढ़ते हैं ना कानड़देव सोनगरा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ठीक, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अब देखो, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूं, है ना। अब हुआ क्या था, जैसे मान लीजिए शाखाओं की मैं बात करूं तो ये शाखाएं कहां कहां थी। जैसे मान लीजिए एक शाखा आपकी मेवाड़ में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका गुहिल वंश, एक शाखा आपकी मेवाड़ में है। जी सर बिल्कुल सही बात है। एक शाखा आपकी वागड़ में है, बिल्कुल सही बात है। एक शाखा हमने बात की थी, आज बात हम करेंगे, नेपाल गई थी। एक शासक हुआ है आपका समर सिंह। कौन सा शासक? एक शासक हुआ है आपका समर सिंह, और इस समर सिंह के 2 पुत्र थे। एक का पुत्र आपका रतन सिंह और एक इसका पुत्र था कुंभकर्ण। कौन था? कुंभकर्ण।
अब रतन सिंह तो मेवाड़ का राजा बन जाता है, वही मेवाड़ रतन सिंह जिसके समय 1303 ईस्वी में अटैक होता है अलाउद्दीन खिलजी का, और 1303 25 जनवरी यानी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीत लेता है कौन? रतन सिंह जीत लेता है। तो ये यहाँ पर शाखा करता हुआ मारा जाता है, आगे बात करेंगे। लेकिन इसी का भाई एक था कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण यहाँ से कहाँ जाता है? नेपाल जाता है, और नेपाल में जाकर किस राजवंश की या किस वंश की? तो गुहिल वंश की स्थापना करता है। किस वंश की? तो ये गुहिल वंश की स्थापना करता है कौन? नेपाल में जाके कुंभकर्ण। तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के जो शासक थे वो नेपाल के शासक किसके वंशज थे? नेपाल में जो गुहिल वंश के शासक थे वो किसके वंशज थे? तो वो कुंभकर्ण के वंशज थे। किसके? कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण किसका बेटा था? तो ये समर सिंह का बेटा था। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो, एक शाखा हमने बात की थी, जब आगे बात करेंगे, एक शाखा गई थी आपकी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में इसी शाखा में आगे चलकर एक शासक हुआ था जिसका नाम था छत्रपति महाराज शिवाजी। छत्रपति महाराज शिवाजी। ये भी कहते हैं कि हम मेवाड़ के शासकों के ही वंशज हैं, यानी हम महाराणा प्रताप, शिवाजी खुद कहते हैं, शिवाजी महाराज कहते हैं कि हम प्रताप के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? प्रताप के वंशज हैं। देखो क्यों। एक शाखा आगे चलकर हम बात करेंगे, एक शासक हुएगा जिसका नाम था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था? सज्जन सिंह। और ये सज्जन सिंह जो था सिसोदा गांव का था। सिसोदा गांव का कौन था? सज्जन सिंह। और ये सज्जन सिंह जाता है कहां पर? तो ये यहां से जाता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र क्यों जाता है? क्योंकि इसके पुत्र, इसके पिता के द्वारा जो अरि सिंह का पुत्र है हमीर, इस हमीर को क्या कर दिया जाता है? इस सिसोदा गांव का सामंत बना दिया जाता है। इसको नहीं बनाया जाता है। तो ये यहां से चलकर नाराज होकर कहां चला जाता है? महाराष्ट्र चला जाता है। और महाराष्ट्र में जाकर किसकी स्थापना करता है? तो गुहिल वंश की स्थापना करता है। किस वंश की? गुहिल वंश की स्थापना करता है। तो आपको याद रखना कि ये जो मेवाड़ के गुहिल वंश है इसकी कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं हैं। और इस 24 शाखाओं का वर्णन कौन कौन करते हैं? तो कर्नल जेम्स टोड करते हैं, और कौन करते हैं? आपकी मोनोथ नैंसी करते हैं ना। तो ये चीजें थी, आपने अभी तक जाना। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। मेवाड़ में गुहिल वंश के शासक गुजरात। अब देखो, मेवाड़ वाला क्षेत्र आता कौन कौन सा था मेवाड़ वाले में? तो एक तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, और आपका उदयपुर से अभी एक अलग होकर एक जिला बना है, कौन सा? सलूम्बर। तो ये जो आसपास का जो एरिया था ये किस में आता था? ये आपका चित्तौड़ में आता था, राजसमंद है ना। ये सारी चीजें जो थी, ये भूभाग जो था वो मेवाड़ में आता था। और इन्हीं से आप देखो कई बार ये पूछते हैं कि मेवाड़ में कौन? तो ये प्रतापगढ़, ये बताते स्टूडेंट बताते हैं कि सर एक तो डूंगरपुर था, एक बांसवाड़ा, ये चीजें भी आप बता देते हो। तो ध्यान में रखना, इसको तो अलग नाम से जानते हैं, वागड़ के नाम से। वागड़ के नाम से किसे? डूंगरपुर बांसवाड़ा को जाना जाता है। ये जो जिले थे वो मेवाड़ में नहीं आते थे, है ना। ये तो अलग वागड़ के नाम से जाने जाते थे, वागड़ क्षेत्र में आते थे। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा आपको नहीं बताना है, ठीक है ना। थोड़ा सा इतना सा ध्यान रख लेना। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, मेवाड़ के गोयल वंश के शासक मैंने बात कर ली थी कि गुजरात का शासक वल्लभी, वल्लभी का शासक कौन? वल्लभी। गुजरात में एक जगह वल्लभी, वल्लभी का शासक शिलादित्य, शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती। इन शिलादित्य और पुष्पावती का एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या था? गुहिल। ये गुहिल क्या करता है? मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, वत्सकोत्तरीय ठीक है, सर्वमान्य मत ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो शासक कौन बना? गुहिलादित्य। कौन बना? गुहिलादित्य। गुहिलादित्य बना किसका वंश है? ये किसका संस्थापक है? तो ये गुहिल वंश का, क्योंकि इसने मेवाड़ में क्या की है? गुहिल वंश की स्थापना की है। तो ये गुहिल वंश का संस्थापक हो गया, गुहिल वंश का आदि पुरुष हो गया, और गुहिल वंश का क्या हो गया? मूल पुरुष हो गया। कौन? गुहिल वंश, गुहिलादित्य। ठीक है। अब देखो, इसने 566-67 ईस्वी में आहाड़ क्षेत्र में क्या की थी? गुहिल वंश की स्थापना की थी। हमें ये पता कहां से चलता है कि इसने 566-67 में क्या की थी? स्थापना की थी। यानी यहां पर 566 के लगभग ही क्या की थी? मेवाड़ में स्थापना की थी। किसकी? गुहिल वंश की। तो हमें ये पता इससे चलता है कि एक अभिलेख मिला है, सामोली अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सामोली अभिलेख मिला है। कब का है सामोली अभिलेख? तो ये 646 ईस्वी का है। कब का है? 646 ईस्वी का है। और है कहां पर? ये उदयपुर से मिला है, यानी उदयपुर के आसपास में, आड़ के आसपास में एक जगह है, वहां से मिला है। तो है कहां पर? सामोली अभिलेख उदयपुर से ही मिला है। अब देखो इस अभिलेख में है क्या? ये अभिलेख है किसका? तो ये अभिलेख है शिलादित्य का। शिलादित्य नाम का एक राजा है, इस राजा का ये अभिलेख है। शिलादित्य कौन? वो गुजरात वाला? नहीं सर, गुजरात वाला नहीं। इस गुहादित्य के जो 5वें वंश हुए थे, यानी 5वां जो उत्तराधिकारी हुआ था,
गुहिल या गुहादित्य का जो 5वां उत्तराधिकारी हुआ था, इस 5वां उत्तराधिकारी का नाम क्या है? शिलादित्य नाम है। क्या नाम मिलता है? शिलादित्य। तो सर 5वें कौन कौन से थे? पहला तो आपको बना गुहिल, पहला राजा कौन? गुहिल। गुहिल के बाद में बना भोज। कौन बना है? भोज। और भोज के बाद में कौन बना है? भोज के बाद में बना है महेंद्र। कौन बना? महेंद्र। और महेंद्र के बाद में बना है कौन? नाग। नाग के बाद में कौन बना? शिलादित्य। तो गुहिल 1 नंबर, भोज 2 नंबर, महेंद्र 3 नंबर, नाग 4 नंबर और 5वां कौन बना है? शिलादित्य बना है। तो हमने बात भी यही की थी कि गुहादित्य का कौन बना है? ये जो गुहादित्य, इस गुहादित्य के कौन सा उत्तराधिकारी है? 5वें नंबर का उत्तराधिकारी है। तो ये चीजें हमने थोड़ी सी जान ली थी, है ना। अब देखो इसमें है क्या। अब इस अभिलेख में ये कहा गया कि ये राजा रहे तो लगभग शायद अनुमान ये लगाया गया कि 5 यानी 20 साल के, लगभग 20 साल के आसपास तो एक राजा रहा होगा। तो 20 साल के आसपास में अगर एक राजा रहता है तो इसका काल कब से हो जाएगा? 626 ईस्वी के लगभग है, इसका 606 के लगभग, इसका 686 के लगभग, सॉरी 586 के लगभग। एक ही मिनट, इसका 686 के लगभग, 606 के लगभग, है ना। और इसका जो है वो ये देखो, ये तो हो जाएगा इसका। फिर इस भोज का क्या हो जाएगा? तो 586 के लगभग, और इसका बच जाएगा 566 ईस्वी के लगभग। तो गुहिल राजा कब बनता है? 566 ईस्वी के लगभग आसपास में क्या बनता है? राजा बनता है, यानी यहाँ पर स्थापना करता है किसकी? गुहिल वंश की। तो ये चीजें अपने को पता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि शिलादित्य जो गुहिल वंश का जो कालक्रम है, जो गुहिल वंश की स्थापना के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा है? तो सामोली अभिलेख है। कब का है? 646 ईस्वी का है। कहां से मिला है? तो उदयपुर से मिला है। किस राजा का है? तो ये राजा शिलादित्य का है। शिलादित्य कौन है? तो गुहिल जो गुहादित्य है, इस गुहादित्य का जो उत्तराधिकारी है वो 5वें नंबर के उत्तराधिकारी का है। कौन? शिलादित्य। 5वें नंबर का जो उत्तराधिकारी है वो कौन है? शिलादित्य है। और इस शिलादित्य का ये अभिलेख है कौन सा? सामोली अभिलेख। इतनी चीज आपको याद हो जाएगी। और इसी सामोली अभिलेख के आधार पर मेवाड़ के शासकों का क्या किया गया है? कालक्रमानुसार इनका निर्धारण किया गया है, इनका काल का निर्धारण किया गया है। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है भाई साहब, है ना। याद हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे शासक आता है बप्पा रावल। देखो इस बप्पा रावल को हम काल भोज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? तो इसे हम काल भोज भी कहते हैं। अब देखो काल भोज जो नाम मिलता है, ये काल भोज ऐसा माना जाता है कि ये इसका क्या था? वास्तविक नाम था। इस काल भोज इस वास्तविक नाम था, और बप्पा रावल क्या था? इसका टाइटल थी, इसकी उपाधि थी। बप्पा रावल तो क्या था? टाइटल था, और काल भोज इसका वास्तविक नाम था। काल भोज कौन था? तो काल भोज एक ऋषि हुए थे, हारित ऋषि। इस हारित ऋषि का शिष्य था, और इस हारित ऋषि की क्या करता था? एक गायें चराता था। और हारित ऋषि जो था वो भगवान शिव का बड़ा भक्त था, बड़ी सेवा करता था। किसकी? भगवान शिव की, हर हर महादेव की, बम बम भोले की। किसकी सेवा करता था? तो शिव की सेवा करता था। अब शिव जी का ये शैव धर्म का अनुयायी था, और शैव धर्म में भी किस धर्म का था? ये पाशुपात संप्रदाय। किस संप्रदाय की बात करते हैं? जब हम आगे बात करेंगे पाशुपात, या एक हम बात करें लकुलिश, लकुलिश, तो इस लकुलिश संप्रदाय का क्या था? ये अनुयायी था। कौन? तो हारित ऋषि। इस हारित ऋषि ने जैसे जैसे भगवान शिव की शक्ति, शिव की भक्ति की, उस प्रकार से ही हारित ऋषि क्या हो बप्पा रावल भी क्या करने लगा है? हारित ऋषि के को देखे देख ये भी क्या करता है? भगवान शिव की ही आराधना करता है, और ये भी शैव धर्म का अनुयायी बन जाता है। फिर एक दिन ये हारित ऋषि की गायें तो चराता ही है। कौन? बप्पा रावल। तो एक दिन हारित ऋषि ने ऐसे ही पूछ लिया कि बप्पा रावल क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है? तो बप्पा रावल ने कहा कि मुझे तो शासक बनना है। और मुझे शासक कहाँ का बनना है? तो कहा मेवाड़ का बनना है। तो इस कारण से एक यहाँ पर इस कहा जाता है कि यहाँ पर एक माता हुआ करती थी। अगले पेज ले लेते हैं। एक राठाशन माता, एक देवी हुआ करती थी, राठाशन देवी। कौन सी देवी? राठाशन देवी। इस राठाशन देवी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कौन? हारित ऋषि। और पूजा करते हुए तो राठाशन माता प्रकट होती है, और प्रकट हो तो कहती है हारित ऋषि कि बताओ क्या मांगना चाहते हो बालक, बताओ क्या मांगना चाहते हो। तो इस हारित ऋषि ने कहा कि माता मैं तो कुछ नहीं चाहता, मेरा जो ये चेला है, कौन? बप्पा रावल, इस बप्पा रावल की क्या इच्छा है एक, तो बताओ क्या इच्छा है बालक।
तो इस माता के द्वारा कहा कि क्या इच्छा है, तो हारित ऋषि ने कहा कि इसे राजा बनना है मेवाड़ का। तो इस राठासन माता ने कहा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। तो हारित ऋषि ने तो क्या करें, तो आप क्या करो, भगवान शिव की पूजा करो। किसकी पूजा करो, शिव की पूजा करो। तब कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा की गई और शिव भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट होकर ये आशीर्वाद देते हैं कि आप क्या करोगे, मेवाड़ के राजा बन जाओगे। तो सीधी सी बात इतनी सी है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मेवाड़ का जो राजा बना था काल भोज, वो किसके आशीर्वाद से बना था, तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए हारित ऋषि। कहा भी ऐसा ही जाता है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल या काल भोज मेवाड़ का शासक बना था। ठीक है ना, इतनी सी बात आपको याद करनी। अब ये मेवाड़ का शासक बनता है, भगवान शिव का भक्त है, तो फिर ये क्या करता है, यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है नागदा, ये आड़ जो है, इस आड़ या उदयपुर के आसपास ही एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है कैलाशपुरी। कैलाशपुरी उदयपुर में एक जगह पड़ती है कैलाशपुरी, यानी भगवान शिव का बड़ा भक्त है। तो इसने कहा कि शिव कहाँ रहता है, तो कहा कैलाश पर रहता है। तो अपने उदयपुर में क्या करो, कैलाशपुरी के स्थान एक जगह मंदिर बनाओ, और मंदिर बनाया किसका, एकलिंगनाथ जी का। एकलिंगनाथ जी का, ये शिव को क्या मानते थे, एकलिंगनाथ जी। और एकलिंगनाथ जी मानकर क्या करते थे, इनकी पूजा। अब देखो मेवाड़ वालों, इनको खुद ने काल भोज ने महाराज एक शिव भगवान का मंदिर बनाया, जिसे किस नाम से, एकलिंगनाथ जी के नाम से जाना गया। कहाँ बनवाया था, तो उदयपुर के आसपास एक जगह पड़ती है कैलाशपुरी, उस कैलाशपुरी में मंदिर बनवाया और कहा कि आज से एकलिंगनाथ जी आप तो हो मेवाड़ के शासक और हम हैं आपके दीवान। तो ये खुद को दीवान मानकर शासन करते थे, कौन, मेवाड़ वाले। और किसका दीवान मानकर, तो भगवान एकलिंगनाथ जी का दीवान मानकर खुद क्या करते थे, शासन करते थे। और इनका यह मानना था कि जो शासक है वो शासक तो कौन है, एकलिंगनाथ जी, और हम तो इनके क्या है, दीवान है, यानी इनके द्वारा भेजे गए बंदे हैं। भगवान खुद को देखो भगवान की छाया बताते हैं ना, इनका दीवान मानकर क्या करते हैं, ये पूजा यहाँ पर शासन करते हैं। तो कौन, मेवाड़ के। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई कौन सी, नागदा। कौन सी राजधानी बनाई, नागदा को राजधानी बनाई किसने, काल भोज ने या बप्पा रावल ने। चलो आगे। अब देखो इसने 734 ईस्वी के आसपास में एक वक्त आया, 734 ईस्वी का। इस समय चित्तौड़ जो है, इस चित्तौड़ पर अधिकार किसका है, तो मान मौर्य का है। किसका है, मान मौर्य या मान मौर्य। मान मौर्य जो है ये मौर्य शासक है, और इस मौर्य शासक का अधिकार है। तो इस बप्पा रावल ने इस मान मौर्य को पीटा, और पीटने के बाद में अधिकार कर लिया किस पर, चित्तौड़ पर। लेकिन अधिकार किया है, लेकिन चित्तौड़ को राजधानी नहीं बनाई है। याद रखना, चित्तौड़ को राजधानी बनाएगा अगला एक शासक आएगा, जेतर सिंह। वो जेतर सिंह चित्तौड़ को राजधानी बनाएगा 1231 ईस्वी में। तो याद रखना कि 734 ईस्वी में जीता किसने है, चित्तौड़ को जीता है बप्पा रावल ने। किससे जीता है, तो मौर्य शासक मान मौर्य से जीता है। लेकिन राजधानी चित्तौड़ को नहीं, राजधानी अपनी नागदा को ही बनाते हैं, ये ध्यान में रख लेना है ना। अब देखो आगे की बात करें, तो इन्होंने एक शहर बसाया था रावलपिंडी। कहां बसाया था, पाकिस्तान में एक शहर पड़ता है रावलपिंडी। जब पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो ये जगह कहां, ये शहर कहां चला गया था, पाकिस्तान। वर्तमान में ये शहर पाकिस्तान में स्थित है। क्या नाम है शहर का, तो रावलपिंडी के नाम से एक शहर बसाया। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। फिर हम बात करें कि बप्पा रावल इतना महान शासक था, इतना शक्तिशाली शासक था, उसने कि अपने चारों ओर के जो आसपास के जो राज्य थे उन पर कब्जा कर लिया था, उन पर अपना अधिकार कर लिया था, उनको जीत लिया था। तो जो बड़ा शासक होगा वो अपने आप में भाई उपाधियां धारण करेगा, कुछ टाइटल्स लेगा। तो इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की, तो हिंदू सूर्य। अब देखो हिंदू सूर्य की उपाधि क्यों धारण की, तो कहा ऐसा जाता है कि इसके समय जो विदेशी आक्रमण हुए थे, उन आक्रमणों का इन्होंने क्या किया था, डटकर मुकाबला किया और उन आक्रमणों को विफल कर दिया। तब इसने कहा था कि मैं उन आक्रमणों को विफल किया है, मैंने उन आक्रमणों को क्या किया है, विफल किया है। अगर वो सफल हो जाते तो आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार होता भाई, वो सफल हो जाते तो मैंने क्या किया है, सूरज की तरह आपके जीवन में रोशनी की, क्योंकि मैंने उनका सामना किया है। तो इस कारण से उपाधि धारण कर लेता है हिंदू सूर्य की। राजगुरु, ये राजा है, और राजा होने के कारण इसे युद्ध नीति वगैरह जो भी सीखनी है तो आप मेरे से सीखो। तो इसने उपाधि धारण की किसकी, राजगुरु। एक उपाधि धारण की है चकवे की। देखो चकवे का मतलब हम बात करें थोड़ी सी, तो जैसे हम पढ़ते हैं ना चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती वो सम्राट जिसने चारों, जैसे मान लीजिए 4 दिशा है, तो इन चारों दिशाओं को जीत लेता है, उसे कहते हैं चक्रवर्ती। फिर वो अश्वमेध यज्ञ वगैरह करवाते हैं। तो इसने भी क्या किया था, आसपास के सारे क्षेत्र को जीत लिया था, बड़ा शक्तिशाली राजा था।
इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, चकवे के नाम से भी इन्होंने उपाधि धारण की थी, और बाद में इसका ये भ्रंश होते होते क्या हो गया, चकवे हो गया, है ना। ये चीजें अब देखो, थोड़ी सी चीजें आपको याद रखना कि हिंदूपत की उपाधि किसकी है, तो बप्पा रावल की है। राजगुरु की किसकी है, बप्पा रावल की। आगे चलकर एक कुंभा पढ़ेंगे, उसकी भी बहुत सारी उपाधि होंगी, राजगुरु है, हाल गुरु है, तो सारी चीजें हम आगे पढ़ते जाएंगे ना। चकवे किसकी है, तो ये भी किसकी है, बप्पा रावल की। लेकिन अब याद रखना, आप कंफ्यूज कहां होगे, हिंदू सूर्य किसकी है, बप्पा रावल की। हिंदू सुल्तान किसकी है, कुंभा की है। हिंदू पत किसकी है, राणा सांगा की है। हिंदुआ सूरज किसकी है, तो महाराणा प्रताप की है। याद सुना होगा आपने, हिंदुआ सूरज, वो एक लिंग दीवान कटे, वो मेवाड़ी महाराणा प्रताप कटे, वो हिंदुआ सूरज कटे। तो आपने ये कहानियां सुनी होगी। तो हिंदुआ सूरज जो है वो किसकी है, प्रताप की है। हिंदूपत किसकी है, सांगा की है। हिंदुआ सुल्तान किसकी है, कुंभा की है। और हिंदू सूर्य किसकी है, बप्पा रावल की है। तो ये चीजें अभी तक हमने पढ़ ली। चलो आगे बढ़ते हैं। बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ में एक सोने का सिक्का चलाया था। क्वेश्चन आता है कि सोने का सिक्का, मेवाड़ में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाने वाला शासक कौन था, तो इसने सोने का सिक्का चलाया था। और इसने सोने का सिक्का जो चलाया था ना, वो सोने का सिक्का कितने ग्रेन का था, तो 115 ग्रेन का इसने सिक्का चलाया था। कितने ग्रेन का, तो 115। उसका मान भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेवाड़ के शासक बप्पा रावल के द्वारा जो सोने का सिक्का चलाया था तो कितने ग्रेन का था, तो वो 115 ग्रेन का था। कितने ग्रेन का था, 115 ग्रेन का था। किसने चलाया था, बप्पा रावल ने चलाया था। इस बप्पा रावल के बारे में किंवदंतियां भी बहुत सारी है कि बप्पा रावल 9 फीट लंबा था, 3 फीट चौड़ा था, नाश्ते में 2 बकरे खा जाता था, जब भोजन करता तो भैंसा खा जाता था, और 52 हाथ की धोती पहनता था, 17 हाथ का इसका दुपट्टा, तो फिर कोई आदमी थोड़ी था, डाकी था ये तो एक नंबर का। इस प्रकार की इसकी किंवदंतियां भी बहुत सारी है ना। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन ये शक्तिशाली शासक है। इसके टाइटल्स ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये उपाधियां जो है याद रखनी है। ये तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारी एक्स्ट्रा चीजें होती है वो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो कंफ्यूजन वाली चीजें होती है वो हम पहले ही एक से देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंफ्यूजन हो सकती है, और यहाँ पर प्रश्न गलत होने की संभावना आपकी। जैसे हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, देखो चीजों को पढ़ना मतलब एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ना होता है। अगर ऐसा पढ़ेंगे तो हमारी चीजें गलत नहीं होगी, फिर हमें थोड़ा सा नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सीवी वैद्य जो नामक एक व्यक्ति हुआ है, कौन, सीवी वैद्य। इस सीवी वैद्य ने इस जो बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल की जो तुलना की है वो चार्ल्स मार्टल से की है। किससे की है, चार्ल्स मार्टल। ये चार्ल्स मार्टल था कौन, मध्य यूरोप का एक व्यक्ति है। किसका, यूरोप का एक व्यक्ति है। इतना ही सैनिक, इतना ही बहादुर योद्धा ये कौन था, चार्ल्स मार्टल। इसी कारण से इसकी बहादुरी को देखते हुए इस सीवी वैद्य ने कहा कि मेवाड़ में कौन है, ऐसा का ऐसा ही बप्पा रावल है। तो चार्ल्स मार्टल की संज्ञा किसको दी है, बप्पा रावल को दी है। किसने दी है, तो सीवी वैद्य को दी है। सीवी वैद्य कौन है, इतिहासकार है। बप्पा रावल कौन है, मेवाड़ का राजा है। किस वंश का राजा है, गुहिल वंश का शासक है। शक्तिशाली शासक है, प्रतापी शासक है, बहादुर शासक है। तो ये सारे चीजें होने के कारण इसको क्या कहा, चार्ल्स मार्टल की संज्ञा दी। किसने दी थी, तो ये सीवी वैद्य ने दी थी। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखो। आगे बाद में एक शासक बनता है अल्लट। कौन शासक बनता है आगे, तो आगे एक शासक बनता है आपका अल्लट। कौन बनता है, अल्लट। इस अल्लट को आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे, तो इसे आलू रावल के नाम से जाना जाता है। देखो अल्लट जो राजा बना, इस अल्लट को आलू रावल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इस अल्लट ने सबसे पहले क्या किया था, मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा चलाई थी। क्या चलाई थी, नौकरशाही प्रथा। और इस अल्लट के बारे में ये जानकारी मिलती है कि इस अल्लट की एक रानी थी। उस रानी का नाम क्या था, हरिया देवी थी। क्या नाम था, हरिया देवी। और उस हरिया देवी जो थी वो हूण वंश से थी, यानी हूण राजकुमारी थी। तो हूण हमारे यहाँ के नहीं थे, मध्य एशिया से आए हुए हूण थे। हूण कहाँ से आए हुए थे, मध्य एशिया से आए हुए थे। तो हूण हमारे यहाँ पर नहीं थे पहले, लेकिन हूणों को बाद में हमारी देखो संस्कृति में हुआ ही है। ये हूण वगैरह, ये शक वगैरह ये यहाँ पर थोड़ी थे, लेकिन हमारे साथ में रहे, हमारे जैसे व्यवहार करने लगे, हमारे जैसे आचरण में रहने लगे, हमारी जैसी संस्कृति को फॉलो करने लगे। तो हमने क्या कर लिया, इनको अडॉप्ट कर लिया। और ये धीरे धीरे हम में से आज कोई बता नहीं सकता कि ये शक है, ये हूण है, ये कौन सा है। तो ये सारी जातियां थी, वो पहले विदेशी जातियां थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत में रहने लगी।
तो भारत में रहते रहते हमने इनको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया है, ये फिर हमें ही घुल मिल गए, तो आज इनको कह नहीं सकता ऐसा कि ये वो है। तो हूण राजकुमारी, ये हूण कहाँ से थे, तो हूण मध्य एशिया से आए हुए एक जाति, हूण मध्य एशिया से आई हुई एक जाति थी, तो ये बाहरी है। तो सबसे पहले अगर अंतर्राष्ट्रीय विवाह की हम बात करें तो दूसरे देशों से आई हुई है, तो अंतर्राष्ट्रीय विवाह की बात करें तो शायद ये अल्लट ही होगा, क्योंकि अल्लट ने किससे किया, हूण राजकुमारी से किया है। और इसकी जानकारी जो देता है, देखो एक तो अपने को शिलालेख मिलते हैं, ये शिलालेख हमें बताते हैं कि ये किस किस की जानकारी देते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो ये जो चीजें हैं अपने को प्राचीन इतिहास में, जो ये मध्यकालीन भारत है, इस मध्यकालीन भारत को हमें पढ़ने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तब आता है क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर चीजें हैं जो है आदि कल्चर से भी रिलेटेड है। यहाँ पर कई जो आपको अभिलेख वगैरह हैं, आपकी यहाँ पर प्रशस्तियां वगैरह है, आपको कोई ग्रंथ वगैरह है, इनसे जानकारियां मिलती है इन राजाओं की, और यहाँ पर पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तभी देखो इसमें मतलब दो अलर्ट के दो मतलब क्या मिले, अलर्ट के दो, एक तो आपका, एक ही मिनट रुक जाओ आप, ये राजा कौन है, अल्लट है। अल्लट, अब देखो अल्लट, अल्लट के बारे में हमने क्या जाना कि जो अल्लट है, ये अल्लट जो है इसके उपनाम क्या मिला, आलू रावल। क्या नाम मिलता है इसका, आलू रावल। इसकी जो पत्नी थी वो पत्नी कौन थी, तो इसकी पत्नी थी आपकी हरिया देवी। कौन सी राजकुमारी थी, तो हूण राजकुमारी थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है क्या, तो एक तो आपका है आहाटपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख, आहाटपुर अभिलेख। एक है आपका सारणेश्वर प्रशस्ति, सारणेश्वर, एक मिली है प्रशस्ति। एक कौन सी प्रशस्ति मिली, सारणेश्वर प्रशस्ति। याद रखना, एक आपका आहाटपुर अभिलेख मिला और एक आपकी क्या मिली, सारणेश्वर प्रशस्ति मिली। तो ये सारणेश्वर प्रशस्ति ये तो कब की है, 953 ईस्वी की है। कब की है ये 953 ईस्वी की है, ठीक है। और ये है 977 का, कब का है, ये 977 ईस्वी का। अब देखो इनमें जानकारी अपने को क्या क्या मिलती है। हमने अभी अभी बात की थी ना कि ये जो भी आपको क्या मिली है, यहां पर इसका पता चला है कि ये इनकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो इसकी पत्नी का नाम था हरिया देवी। इसकी पत्नी जो है, ये पत्नी जो थी, ये पत्नी आपकी थी हरिया देवी। ये जानकारी किस में मिली है, तो ये जानकारी आपकी इसी में मिली, आघाटपुर में। ये किस वंश से थी, तो ये हूण राजकुमारी थी। कौन सी राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी। ये कौन बताता है, आहाटपुर अभिलेख बताता है। कौन बताता है, आहाटपुर अभिलेख बताता है कि ये हूण राजकुमारी थी। ये चीज आपको ध्यान में रख। एक इस आहाटपुर में ये बात मिलती है कि इस अल्लट की माता थी महालक्ष्मी। कौन थी, महालक्ष्मी। और ये महालक्ष्मी को किससे बताया है, राष्ट्रकूट राजवंश से बताया है, राष्ट्रकूट। आगे हम पढ़ेंगे तो ये राष्ट्रकूट ही क्या कहलाए, राठौड़ कहलाए, जो हमारे मारवाड़ में थे ना। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये राष्ट्रकूट ही क्या कहलाए, राठौड़ कहलाए, जो हम आगे चलकर पढ़ लेंगे। तो अभी तक ये चीज देखी कि आहाटपुर अभिलेख मिला, कब का है, 977 ईस्वी का है। कौन सा अभिलेख, आहाटपुर। ये जानकारी, एक शासक है मेवाड़ का, शक्ति कुमार। कौन सा शासक है, शक्ति कुमार। तो ये शक्ति कुमार का है, किसका है, ये इस शक्ति कुमार का है, यानी शक्ति कुमार के काल में ये उत्कीर्ण किया हुआ है। कौन सा अभिलेख, आहाटपुर अभिलेख। तो आपको ये चीजें भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि आहाटपुर अभिलेख में इस अल्लट की जो माता है, इस माता का क्या नाम बताया गया है, तो इस माता का नाम बताया गया आपका महालक्ष्मी। और राजकुमारी कौन सी है, हरिया देवी जो है, ये हरिया देवी। इस हरिया देवी से विवाह किसका होता है, तो अल्लट का होता है। इस हरिया देवी ने एक शहर बसाया था, हर्षपुर। कौन सा शहर, हर्षपुर शहर बसाया था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी। देखो सारणेश्वर प्रशस्ति की मैं बात करूं तो ये सारणेश्वर प्रशस्ति जो है, इसमें इसकी माता का नाम क्या मिलता है, महालक्ष्मी मिलता है। सही बात है ना, इसमें महालक्ष्मी मिलता है। इसमें अल्लट का नाम मिलता है, किसका नाम मिलता है, अल्लट का, इस अल्लट का। और इस अल्लट का एक पुत्र है नरवरा, नरवर्मन, नरवरा है ना। तो नरवामन का भी नाम मिलता है,
और एक यहाँ पर अलग चीज आपको मिलती है, वो क्या मिलती है कि यहाँ पर इसके मंत्रियों का नाम भी मिलता है। किसका नाम मिलता है? तो इसके मंत्रियों का नाम भी मिलता है। तो सबसे पहले मंत्री यानी यहाँ पर नौकर, तो नौकरशाही व्यवस्था यानी यहाँ पर मंत्री, मंत्री का मतलब जैसे पद हो गया, जैसे कोषाध्यक्ष हो गया, अलग अलग। तो यहाँ पर मंत्री मतलब नौकरशाही व्यवस्था का सबसे पहले जो गठन किया था, नौकरशाही व्यवस्था को प्रारंभ किया था मेवाड़ में, वो किसने किया था? वो तो आपके राजा अलट ने किया था। जानकारी कौन देता है? तो सारणेश्वर प्रशस्ति देती है। कौन सी प्रशस्ति देती है? सारणेश्वर प्रशस्ति देती है। ये चीजें भी आपको थोड़ी सी याद होना चाहिए। और इस सारणेश्वर प्रशस्ति में यह भी कहा है कि इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का? वराह मंदिर का। क्या निर्माण करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? अलट करवाता है। वराह भगवान विष्णु का ही है। भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, उनमें से एक अवतार कौन सा था? वराह का। तो इस वराह मंदिर का निर्माण करवाता है कौन? अलट। और इसमें जानकारी यह भी मिलती है कि वराह मंदिर में जो चंदा दिया था लोगों ने, चंदा देने वालों को कहते हैं गोष्टिक। क्या कहते हैं? गोष्टिक। क्या कहते हैं? तो ये गोष्टिक कहा जाता है। तो इस अभिलेख में अपने को नाम मिलता है क्या? गोष्टिक। ये भी आपको ध्यान रखना कि वराह मंदिर बनवाया था किसने? अलट ने। बनवाया कहाँ था? तो ये आहड़ में ही बनवाया था। कहाँ बनवाया था? आहड़ में ही बनवाया था। तो इसने आहड़ में इतने सारे काम करवाए, तो शायद आहड़ को एक सब सेंटर रखा होगा, यानी सब उपराजधानी रखा होगा, उपराजधानी बनाया होगा, क्योंकि शायद इतना बड़ा क्षेत्र था, इतना बड़ा भूभाग था, तो एक व्यक्ति को वहां बिठा दिया होगा ताकि वो यहाँ के बीच के जो काम वगैरह है वो देख सके। तो ये जो सारी जानकारी अपने को मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? तो अपने को जानकारी मिलती है किसमें? सारणेश्वर प्रशस्ति में। किसके में जानकारी मिलती है? सारणेश्वर प्रशस्ति में ही जानकारी अपने को ये चीजें मिलती है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। जानकारी बात किसकी है? अलट की। एक बार फिर दोहरा देता हूं अलट को। अलट का एक नाम मिलता है आलू रावल। क्या नाम मिलता है? आलू रावल। अलट के दो आपको, एक तो अभिलेख मिलता है और एक प्रशस्ति मिलती है। अभिलेख आहटपुर अभिलेख मिलता है, 977 ईस्वी का है। उस अभिलेख में ये मिलता है, जानकारियां मिलती है कि इसकी माता जो थी वो महालक्ष्मी नाम मिलता है, और इसकी माता को राष्ट्रकूट वंश से बताया है। इस अभिलेख में यह कहा गया है कि अलट ने विवाह किया था हुण राजकुमारी से, जिसका नाम था हरिया देवी, और इस हरिया देवी ने एक हर्षपुर शहर बसाया था। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। इसके बाद में एक प्रशस्ति, सारणेश्वर प्रशस्ति। देखो अभिलेख और प्रशस्ति में अंतर क्या है? अभिलेख यानी जो बाटे यानी पत्थर पर लिखवाए जाने वाले लेख को क्या बोलते हैं? अभिलेख। यानी कोई भी बाटा है, कोई भी पत्थर है, उस पर जो लेख लिखवाया गया है, उस पर कुछ लिखना क्या कहलाएगा? अभिलेख या शिलालेख, एक ही बात है दोनों, है ना। प्रशस्ति किसी राजा की प्रशंसा में लिखवाई जाती है, उससे हम कहते हैं प्रशंसी, प्रशस्ति। कौन? प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? किसी राजा की प्रशंसा में लिखवाया गया लेख क्या कहलाती है? प्रशस्ति। अभिलेख किसी बाटा या पत्थर पर लिखवाया गया लेख क्या कहलाता है? अभिलेख या शिलालेख, एक ही बात है ना। तो आगे की बात हम आगे चलो। उसके बाद में एक राजा बना जेतर सिंह। देखो अलट की बात कर ली हमने, अलट के आगे एक राजा बनता है, राजा बनता है जेतर सिंह। जेतर सिंह, देखो अब यहां पर होता क्या है, इस जेतर सिंह के टाइम पर एक आक्रमण, दिल्ली जो शासक था, दिल्ली शासक कौन था? तो ये था आपका इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश जो है, नाम सुना है क्या आपने? इल्तुतमिश। अगर आपने नाम नहीं सुना तो आपने ये जरूर सुना होगा कि मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? भारत पर अधिकार कर लिया था। जब तराइन का जब सेकंड युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराकर, तो इस दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद में अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को ये दिल्ली है ये सौंप कर वापिस चला जाता है। कहां पर? गजनी। और उस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आगे शासक बनता है आराम शाह, लेकिन वो तो क्या होता है, थोड़ा सा अयोग्य होता है। तो ये इल्तुतमिश थोड़ा सा शक्तिशाली है, तो इसने उसको हटा दिया। हटाने के बाद में यहाँ पर क्या बनता है? राजा। अगर आपने इल्तुतमिश का नाम नहीं सुना तो आपने एक नाम सुना होगा कि दिल्ली में एक महिला शासिका बनती है, शासन करती है, उसका नाम है रजिया सुल्तान। वो रजिया सुल्तान इसी की बेटी थी। ये उसका क्या था? पिता था। तो इल्तुतमिश क्या करता है? यहाँ पर अटैक करता है। किस पे? नागदा पर। ये अटैक किस पे करता है? तो ये नागदा पर करता है ना। अब देखो होता क्या है, इसने इस नागदा पर, नागदा क्या है? राजधानी, सीधी सी बात है। तो ये युद्ध होता है एक भूथाला का युद्ध, और इस भूथाला के युद्ध की पहले तो कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन अब की बार जो लेटेस्ट जो एनसीईआरटी की बुकें आई हैं, क्लास 10th की बुक है, उसमें डेट भी दे रखी है। तो 1227 में होता है कौन सा युद्ध? भूथाला का युद्ध। किन किन के बीच में होता है? तो ये जेतर सिंह और दिल्ली का शासक कौन है? इल्तुतमिश। इन दोनों के बीच में होता है।
और इस युद्ध में हुआ ये कि इस जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को इतनी बुरी तरीके से भगा भगा कर पिटा, कितने भयंकर तरीके से यहाँ पर पिटाई की। इस इल्तुतमिश ने तो चप्पलें हाथ में ली और चप्पलें हाथ में लेने के बाद भाग जाता है यहाँ से। तो भागता है, अब इसने देखा कि यार नागदा क्या है, आड़ के पास में, आड़ के आसपास में ये युद्ध हुआ था। तो ये जो भागता है, तो भागता हुआ इसने देखा कि ये नागदा जो है, ये नागदा क्या है, खाली पड़ा है। तो इसने नागदा को क्या कर लिया था, लूट लिया था। तो नागदा को जैसे ही लूटा, नागदा क्या थी, इनकी राजधानी थी, ठीक है ना। जब नागदा को लूट लिया इसने, लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी बात क्या है कि मेवाड़ का शासक जेतर सिंह, और इस जेतर सिंह ने दिल्ली के शासक कौन, इल्तुतमिश को हराया है। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। राजस्थान के इतिहास इसीलिए तो प्रसिद्ध है, इसीलिए तो राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं तो अपने को अलग अलग कहानियां मिलती है पढ़ने को, कि इस प्रकार के यहाँ पर राजा हुए, ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज हुए हैं जो कभी डरते नहीं थे, हर हाल में अपनी समस्याओं का सामना करते थे, है ना, हर परिस्थिति में लड़ना जानते थे वो व्यक्ति। और अपने को इस ग्रंथ की जो ये जानकारी, इस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक राइटर हुए हैं जयसिंह सूरी, और ये सूरी जो मुख्यतः लगता है वो मतलब समझ लेना कि यहाँ पर क्या है, ये जैन था ना, जैन था। तो हमीर जयसिंह सूरी की एक ग्रंथ है, जयसिंह सूरी का एक ग्रंथ है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन, हमीर का मतलब यहाँ पर जो हमीर शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, इल्तुतमिश के लिए। हमीर वैसे मुख्यतः ये नाम अमीर था, क्योंकि अमीर, इनको अमीर बोलते थे, है ना, तो बाद में अपभ्रंश होते होते शायद ये हमीर हो गया होगा। मद यानी होता है क्या, घमंड, मर्दन यानी चूर, तो यानी इसके घमंड को तोड़ा, मर्दन यानी तोड़। तो हमीर मद मर्दन यानी हमीर के घमंड को तोड़ दिया किसने, जेतर सिंह ने। इस बुक का यही अर्थ है, हमीर के घमंड को, इस इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ा है किसने, जेतर सिंह ने। और इस ग्रंथ, इस बुथाला के युद्ध की जो जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है, इस हमीर मदमर्दन के ग्रंथ में मिलती है। और ये हमीर मदमर्दन का, हमीर जो मदमर्दन ये खुद एक ग्रंथ है, इस बुक में इसकी जानकारी मिलती है। किसने लिखा था, हमीर मदमर्दन, तो जयसिंह सूर्य ने लिखा था। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, और वो चीज आती क्या है कि गुजरात, एक गुजरात में जगह पड़ती है, और गुजरात का एक शासक था वीर धवल। देखो थोड़ी सी मैं और चर्चा कर लेता हूं आपके साथ में। यहां पर एक जगह है गुजरात, और गुजरात का एक शासक है वीर धवल। वीर धवल, इस वीर धवल के दो मंत्री हैं, एक का नाम है तेजपाल और एक का नाम है वास्तुपाल। क्या नाम है, वास्तुपाल। अब जो कहा ऐसा जाता है कि जयसिंह सूरी जो था, ये जयसिंह सूरी जो था ये किसका चेला था, ये इस हमीर, ये जो जयसिंह सूरी था ये तेजपाल और इस वास्तुपाल का क्या था, चेला था। तेजपाल और वास्तुपाल का चेला था कौन, जयसिंह सूरी। तो इन्होंने कहा कि यार कुछ हमारे बारे में भी लिख, हमारे राजा के बारे में भी लिख। तो कहा ऐसा जाता है कि इस बुक में, जो हमीर मदमर्दन जो बुक है, इस बुक में हकीकत में तो ये लिखा हुआ है कि जो इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश की सेना जेतर सिंह पर भारी पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही ये कहा गया कि हमीर, वो वीर धवल आ रहा है, तो वीर धवल का नाम लेते ही जो है ये सेना, यहाँ पर इल्तुतमिश की जो सेना है, ये इल्तुतमिश की सेना भाग जाती है। कहाँ से, रण छोड़कर भाग जाती है। जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। जेतर सिंह ने अकेले को ही इसने हराया था, क्योंकि इसने किसी का सहारा नहीं लिया था, और वीर धवल इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। वीर धवल तो अकेला ही क्या होता है, इस वीर धवल तो आता ही नहीं है, और जेतर सिंह अकेला ही हरा देता है किसको, इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश को मजबूरन यहाँ से चपले उठाकर भागना पड़ता है। भागते वक्त इसने नागदा को लूट लिया था, बुरी तरह से नागदा को लूटा। और लूटा तो यार जेतर सिंह के मन में विचार आया कि यार कैपिटल जो है, राजधानी जो है वो समतल जगह पर नहीं होनी चाहिए, राजधानी थोड़ी सी टीले पर, थोड़ी सी पहाड़ियों पर, थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। तो फिर इन्होंने चित्तौड़ जो है, उस चित्तौड़ में परमार रहते थे, चित्तौड़ों पर परमारों ने कब्जा कर लिया था। तो इन परमार, चित्तौड़ जो है अपना, ये चित्तौड़, इस चित्तौड़ में परमार रहते थे। इन परमारों को तो क्या किया, भगाया, यहां से मारा, इनको पिटाई की इनकी बढ़िया तरीके से। और परमारों को मारने के बाद में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कब, 1231 में। किसने, जेतर सिंह ने। और चित्तौड़ को राजधानी बना ली, कौन सी, अपनी। तो मेवाड़ का वह शासक जिसने चित्तौड़ को राजधानी बनाई, कौन, जेतर सिंह। कब बनाई, 1231 ईस्वी में। थोड़ा सा वापिस रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी है अभी तक। तो देखो, जेतर सिंह ने एक युद्ध किया है। कौन सा युद्ध, बुथाला का युद्ध हुआ है। कब हुआ है, 1227 में हुआ है।
किन किन के बीच में हुआ है, तो जेतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश के बीच में हुआ है। और इस युद्ध में कौन जीता, तो जेतर सिंह ने ये युद्ध जीत लिया था। इल्तुतमिश की बहुत बुरी तरह से हार हुई, इल्तुतमिश की बहुत भयंकर तरीके से जेतर सिंह ने पिटाई की और मजबूरन इल्तुतमिश को यहाँ से भागना पड़ा। इस बुथाला के युद्ध की जानकारी हमें किस बुक में मिलती है, तो जयसिंह सूरी एक राइटर हुए हैं, उनकी एक बुक है हमीर मदमर्दन। इस बुक में इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, किस युद्ध की, बुथाला के युद्ध की। इल्तुतमिश भागता हुआ नागदा को क्या कर लेता है, लूटता है। बुरी तरह से लूटने के बाद में जेतर सिंह जो है, इस जेतर सिंह ने 1231 ईस्वी में चित्तौड़ को क्या कर लेता है, राजधानी बनाता है। चित्तौड़ में परमार होते हैं, उनको हराता है, हराने के बाद में चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और 1231 में चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार करने के बाद में चित्तौड़ को क्या कर लेता है, राजधानी बनाता है। कौन, जेतर सिंह। और जेतर सिंह का सेनापति था बालक और मदन। ये भी ध्यान रखना कि जेतर सिंह के सेनापति कौन से, बालक और मदन थे ना। तो आज की क्लास में हमने बाढ़ के कुछ शासकों की बात की, नामकरण की बात की, यहाँ पर गुहिल वंश किस प्रकार से आया था, कौन कौन से मत है गुहिलों को लेकर, उनकी बात की, किस इतिहासकार ने कौन सी बात बताई है, उनकी बात की थी। हमने यहाँ पर जो प्रारंभिक जो शासक हुए हैं उनकी बात की, हमने कुछ शिलालेख वगैरह, कुछ प्रशस्ति वगैरह भी देखी, शासकों के अनुसार हमने बात की। यहाँ पर मेवाड़ के शासकों का जो कालक्रम हुआ था, शामोली का अभिलेख 646 का मिलता है उदयपुर में, उसके आधार पर किया गया। ये भी हमने बात की थी, शामोली का जो अभिलेख है वो किसका है, शिलादित्य का। और शिलादित्य कौन था, तो गुहादित्य का 5वां उत्तराधिकारी था। ये भी अपने को पता होनी चाहिए। तो इन चीजों की हमने बात की है, आगे की चर्चाएं हम अपनी क्लास में करेंगे। तब तक के हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।